हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। इसमें क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं और इनमें जो एनर्जी होती है वो एक से दूसरे में मूव करती रहती है, चेंज होती रहती है। और अगर किसी टाइप का लॉस ना हो तो एनर्जी लगातार इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव करती रहेगी, अदरवाइज धीरे धीरे लॉस होती रहेगी अगर रेजिस्टेंस है तो सर्किट में। क्योंकि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट की फॉर्म में एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती रहेगी। जैसे हमने +1 में पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, वैसा ही कुछ यहाँ होगा। चलो देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर है C, इसके साथ हमने एक इंडक्टर लगाया, ठीक है। यहां पे हमने एक की लगा दी, ठीक है। एट टाइम 0 पे की ओपन है, ये फुल्ली चार्ज है मान लेते हैं। तो ये फुल्ली चार्ज है, चार्ज मान लो Q0 माइनस Q0 प्लस माइनस मान सकते हैं। ये अभी इनिशियली अनचार्ज है। तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी इन कैपेसिटर व्हेन फुल्ली चार्ज्ड इज इलेक्ट्रिकल। फुल्ली चार्ज नहीं, व्हेन चार्ज कह सकते हैं हम, ठीक है। इनिशियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, फॉर्मूला होता है ½ होता है ना, पढ़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम चार्ज की टर्म में लेंगे Q0² बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इनिशियली ये इतनी एनर्जी है, फुल्ली चार्ज है, की अभी ओपन है, इतनी बात समझ में आती है। इंडक्टर मैंने जोड़ दिया। अब आपको ये भी पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस भी एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी ½ ठीक है, इतना पता है मुझे। अगर मैं की को क्लोज करता हूँ, अगर मैं की को क्लोज कर देता हूँ तो क्या होगा, पहले समझाता हूँ फिर लिखवाऊँ भी और फिर डायग्राम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं। की को क्लोज किया, की क्लोज करने से क्या हुआ, कैपेसिटर में जो एनर्जी थी, जो फुल्ली चार्ज था, वो इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा तो धीरे धीरे इसका चार्ज डिक्रीज होगा तो सर्किट में करंट आएगा ना। और ये करंट जब इंडक्टर में से पास करेगा, वेरिएबल करंट है क्योंकि धीरे धीरे चार्ज तो डिक्रीज होगा, करंट बढ़ेगा, चार्ज यहाँ पे डिक्रीज होगा और करंट बढ़ेगा, तो इक्वेशन बनेगी -dq/dt, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो वेरिएबल करंट जब इंडक्टर में से पास करेगा तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा और वो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो इंड्यूस ईएमएफ इस करंट के फ्लो का अपोज करेगा। इसका मतलब जो यहाँ डिस्चार्जिंग है वो डिले होगी तो प्रोसेस में टाइम लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे करके पूरा कैपेसिटर अनचार्ज हो जाएगा और ये फुल्ली चार्ज होगा। इंडक्टर जो होगा वो फुल्ली चार्ज, इंडक्टर जब फुल्ली चार्ज होगा ये अनचार्ज होगा, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, भाई इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, जैसे मान लो इस टाइप से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आएंगी, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अरे सोलेनॉइड पढ़ा था ना, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अब वो डिक्रीज होने लगेगा तो उसका डिक्रीज का अपोज करने के लिए फिर से इंड्यूस ईएमएफ आएगा और वो इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज का अपोज करेगा, और डिक्रीज का अपोज करेगा इसका मतलब पहले जो करंट था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, लेकिन अब वो कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो ऐसे करके ये कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा, कंप्लीट चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा ये चार्ज। तो एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक बार मैग्नेटिक एनर्जी, एक बार इलेक्ट्रिकल, एक बार मैग्नेटिक। लेकिन वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से कुछ लॉस होगा और धीरे धीरे हर ऑसिलेशन के बाद, हर कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद एनर्जी लॉस होती जाएगी और एट लास्ट फाइनली एनर्जी खत्म हो जाएगी। और अगर सर्किट में किसी टाइप का कोई लॉस नहीं होता तो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लगातार चेंज होती रहेगी, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो बेसिक बातें मैंने बताई, कुछ समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी इतनी बात समझ में आ गई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर है,
ये मेरे पास इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ मैं बना देता हूँ, चलो की थी क्लोज कर दी, टाइम 0 की के, तो ये फुल्ली चार्ज है Q0, ठीक है, और इस पे कोई एनर्जी नहीं है, मैग्नेटिक एनर्जी 0, ठीक है ना, सब कुछ ख़त्म, अनचार्ज है ये, ठीक है। इनिशियली ये फुल्ली चार्ज। क्या ये बात समझ में आई? पहला डायग्राम, ठीक है। दूसरे डायग्राम की अगर बात करूं तो क्या होगा, जरा सोचो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। इस टाइप से कुछ टाइम स्पेंड हो जाएगा तो चार्ज कुछ डिक्रीज होगा। मान लो यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे -Q, ठीक है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और जैसे कि क्लोज करेंगे तो यहाँ चार्ज का फ्लो होगा। अरे बोलो, इनिशियली अनचार्ज था, करंट फ्लो करेगा, और करंट जो फ्लो करेगा अभी बताया था -dq/dt, ठीक है। इस करंट की वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस टाइप से आएगा ना, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ इस करंट के फ्लो का अपोज करेगा, इसका मतलब इसको अपोज करेगा, डिले करवाएगा प्रोसेस को, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये चार्ज होता जाएगा, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब इसका चार्ज कम होता जाएगा, और यहाँ एनर्जी बढ़ती जाएगी। सेकंड स्टेप, कुछ टाइम के बाद सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में चेंज। अगर मैं बनाऊं तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक 0, ठीक है। सेकंड अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे देखा जाए तो हाफ इलेक्ट्रिकल और हाफ मैग्नेटिक, हाफ इलेक्ट्रिकल और हाफ मैग्नेटिक, दोनों एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तीसरा बनाता हूँ, यहाँ अगर देखा जाए तो ये मैंने ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है, तो ये अनचार्ज हो गया, और अगर ये अनचार्ज हो गया तो सारा फील्ड यहीं पे होगा इसके क्रॉस, हाँ या ना, इस टाइप से बोलिए। बना सकता हूँ, या एक एक लाइन थी मैंने 2-2 कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, शुरू में ये फुल्ली चार्ज था, आफ्टर टाइम t मान लेते हैं, इसका चार्ज कम हुआ तो हाफ एनर्जी यहाँ पे, हाफ एनर्जी यहाँ पे, फिर कुछ टाइम बाद कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 और ये सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी आ गई, और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ Li² होती है, पता है आपको, हाफ Li² मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस टाइम पे इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, 0, तो सैचुरेशन आ गया, ठीक है। अब देखो, ये डायग्राम नंबर 1 था, ये 2 था, और ये 3 था। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये खाली है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये फुल्ली चार्ज है, तो धीरे धीरे सर्किट तो क्लोज है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्या कहा था, कोलैप्स होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अब इसका फील्ड डिक्रीज होने लगेगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो इसके डिक्रीज का अपोज करेगा, मेरी बात समझ रहे हो, और डिक्रीज का अपोज करेगा, इसका मतलब इसको बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा इसका मतलब जैसे ये बढ़ रहा था वैसे ही, तो करंट जैसे चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। देखो ऐसे लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक एक हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, एक एक ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +Q -Q। क्यों भाई, ऐसा क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ ये पूरा एम्प्टी हो गया, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, इसमें करंट फ्लो करेगा। अब इसका जो, या इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट इस प्लेट को चार्ज करेगा, समझ रहे हो ना। तो ये करंट गया तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज करेगा और ये इसको नेगेटिव चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर के ऊपर पोलैरिटी चेंज हो गई, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, वो इंड्यूस ईएमएफ
इस लाइंस के डिक्रीज का अपोज कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके डिक्रीज तो हो जाएगी, और धीरे धीरे करके जब ये डिक्रीज होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज होगी तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा इससे, लेकिन अपोजिट पोलरिटी के साथ। वहाँ 2 थी, 1 थी, अब 0। समझ में आई बात? तो क्या बना सकते हैं हम, वहाँ मैग्नेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों आधी आधी। फिर से देखा जाए तो इस बार फिर से इलेक्ट्रिकल पूरी हो गई और मैग्नेटिक क्या हो गई, 0। बात समझ में आई? 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अपोजिट पोलरिटी के साथ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अपोजिट पोलरिटी के साथ, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। उल्टा हो गया, ध्यान देना, अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये कम हुआ, 0 हुआ, अब अपोजिट पोलरिटी के साथ मैक्सिमम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या है, Q0² / 2C। अरे है या नहीं, Q0² / 2C है। अब कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा इसके क्रॉस, बात तो वही चलेगी। लेकिन अब जरा ध्यान दो, यहाँ पॉजिटिव है तो करंट इस बार इस साइड आएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज, और करंट की डायरेक्शन चेंज तो इस बार क्या होगा, देखो अगर मैं ध्यान दूं तो ये क्या होगा, इस बार ये ऐसे है तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस टाइप से आएगी, ठीक है। तो यहाँ करंट ऐसे है तो इस बार ये अपोजिट हो जाएगा इस टाइप से, और करंट आई, ये Q0 था, इस बार Q हो जाएगा एट एनी टाइम। इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। फिर अगर देखें तो ये मान लो 6th केस है, यहाँ पे एनर्जी हाफ हाफ हो जाएगी, ये UB और ये UE, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, एनर्जी हाफ हाफ हो गई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हम देखें भाई, यहाँ पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, यहाँ हाफ चार्ज हो गया, ये हो गया। अब कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर से वही, यहाँ पे जाके कैपेसिटर फिर से फुल्ली डिस्चार्ज, और पोलरिटी दिखाएं तो 0 दिखा दो, पोलरिटी दिखाएं तो डबल डबल हो जाएगी, 1 2 1 2 इस टाइप से, और ये ऐसे था, ये इन्वर्ट। बात समझ में आ गई? अब ये फिर से खाली ये फुल्ली चार्ज, तो बात आ जाती है मैग्नेटिक एनर्जी ½ L² और इलेक्ट्रिकल क्या हो गई, 0। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये 7वां डायग्राम, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये 7वां डायग्राम मेरे पास आ गया। अब फिर से क्या आया, मैग्नेटिक एनर्जी कंप्लीट है, ठीक है ना, ये इस टाइप से था, मैग्नेटिक एनर्जी इस बार क्या हो गई, फुल। अब फिर से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये खाली है, ये भरा हुआ है, कोलैप्स होने लगेगा, कोलैप्स होने लगेगा, इसका मतलब इसके डिक्रीज का अपोज करेगा, मेरी बात समझ रहे हो, और इसके डिक्रीज का अपोज करेगा, इसका मतलब इसको फिर से चार्ज करेगा, और इस बार इसको फिर से चार्ज करेगा, इसका मतलब किस डायरेक्शन में, जरा सोचो। ये हमने लिया और ये इस टाइप से हमने इंडक्टर बना दिया, समझ गए, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। अब पहले का केस याद है, सबसे पहले क्या था, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, फुल्ली चार्ज के बाद ये था, ये डिक्रीज होने लगा था, इसने उसके डिक्रीज का अपोज किया था, याद आ रहा है कुछ, इसने डिक्रीज का अपोज किया था। तो अभी करंट किधर फ्लो कर रहा था, इधर, और ये इसके डिक्रीज का अपोज, तो करंट तो इधर ही जाएगा, याद आ रहा है कुछ, पीछे वाले की तरह, अरे जिधर करंट जा रहा है उधर ही जाएगा, क्योंकि डिक्रीज का अपोज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। अभी इधर जाएगा तो इसको इधर चार्ज करेगा, तो एट एनी टाइम क्या मान लें, +Q - Q, तो कैपेसिटर की पोलरिटी वही आ गई, और यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये नंबर 8,
और ये हाफ हाफ है, इसके बाद धीरे धीरे करके डिक्रीज तो होना ही है, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जाके हम लोग देखते हैं कैपेसिटर फुल्ली चार्ज और इंडक्टर डिस्चार्ज। तो यहाँ अगर देखे जाए 8वें केस में दोनों की एनर्जी हाफ हाफ हो जाएगी, ये मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिकल दोनों हाफ हाफ। और यहाँ देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक 0। लेकिन जैसे कैपेसिटर की पोलैरिटी पहले आई थी वही आ गई। कौन सा केस है? नो। तो आपने क्या देखा, हमने नो डायग्राम बनाए और नो के नो डायग्राम में आपको दिखाई दिया कि जैसी पहले कंडीशन थी वही वाली आ गई। बोलो। तो इसका मतलब कैपेसिटर इनिशियली जैसा था फाइनली वैसा ही हो गया। क्लियर है? इनिशियल जैसा था फाइनली वैसा हो गया। और दूसरी बात ये अब फुल्ली चार्ज है। फुल्ली चार्ज है तो इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो करंट एग्जाम से जाके 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ये फिर से डिस्चार्ज होने लगेगा और फिर करंट की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? जब ये डिस्चार्ज होगा तो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इनिशियली जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आके रुक गया। इसका मतलब 9 स्टेप के बाद दोबारा वैसा ही हुआ। इसका मतलब एक साइकिल पूरी हो गई। एनर्जी शुरू में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो दोबारा वैसे ही आके स्टोर हो गई। क्लियर? अगर इन वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस एक्चुअल में तो होता है, जैसे कॉइल है वायर की बनी होती है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे फ्रिक्शन का काम करता है, जो मोशन का अपोज करवाता है, फ्रिक्शन, और उसकी वजह से धीरे धीरे लॉस होगा। लेकिन अगर मैं इग्नोर कर दूँ कि किसी टाइप का कोई लॉस नहीं है तो ये एनर्जी हमेशा के लिए ऑसिलेट करती रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर एनर्जी ऑसिलेट करेगी तो ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी भी होगी, और ऑसिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है वो हम निकालना चाहते हैं। चलो देखते हैं। तो एलसी ऑसिलेशन में इंडक्टर और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है, और जो ऑसिलेट करती है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम निकालेंगे। ठीक है भाई? तो हम निकालना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए मान लो ये मेरे पास कैपेसिटर था, ये मेरे पास इंडक्टर था। ठीक है? एट एनी टाइम टी दोनों पैरेलल में, कैपेसिटर मान लो फुल्ली चार्ज है, वैसे ही कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट देखेंगे तो चार्ज कुछ कम हो जाएगा। समझ गए? किसी भी इंस्टेंट टी पे दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ क्या होता है? Q बाई सी, और ये क्या होता है? L di बाई डी टी। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आ गया Q बाई सी इक्वल टू, या माइनस का ले आओ इधर, L di बाई डी टी 0। पुट, याद है पीछे पढ़ा था I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों आया था? क्योंकि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो चार्ज तो डिक्रीज होगा बट करंट इंक्रीज होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए नेगेटिव साइन आता है। तो ये पुट करेंगे तो फर्स्ट क्या बन जाएगी? Q बाई सी माइनस ऑफ L डी बाई डी टी आई माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस से माइनस खत्म, तो ये हो गया डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस क्यू बाई सी। ठीक है? दिस इज सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। जो नॉन मेडिकल के बच्चों को तो पता होगा, मेडिकल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, डबल डेरिवेटिव है, इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं कहूँ कंपेयर इट विद क्लासिकल इक्वेशन। क्लासिकल इक्वेशन का मतलब जो हमने प्लस वन में पढ़ा था एसएचएम के अंदर, क्या आया था? डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स। याद हो तो ऐसा कुछ आया था वहाँ पे। ठीक है, कहाँ से आया था बता दूँ? एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर वाई आया था। ए को डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर कर दो, इसको इधर ले आओ, आ जाएगा उसी टाइप से। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। ठीक है भाई, कंपेयर करेंगे इसको तो वी गेट क्या मिलेगा?
एक्स वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, क्यू वेरिएबल, क्यू वेरिएबल। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये आया था क्यू बाई सी था, डी आई वाले में एल भी था ना यहाँ पे, याद आ रहा है कुछ? अगर इस एल से डिवाइड करते दोनों साइड तो 0/L तो 0 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ एल था ना, वो नीचे ले आओ, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें तो डी स्क्वायर क्यू की जगह एक्स आ गया, एक्स की जगह क्यू आ गया, तो 1/LC ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ओमेगा क्या आ जाएगा? 1/√LC, और ओमेगा क्या होता है? 2π न्यू, तो न्यू क्या आ गया? 1/2π√LC। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन, ठीक है। दिस न्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LCR सर्किट। याद आ रहा है कुछ? LCR सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई थी, ऐसा ही फॉर्मूला, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, वो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी थी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे एनर्जी ऑसिलेट करती है, चलता कौन है, मूव कौन करता है? चार्ज, ठीक है ना। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, व्हेन कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्ज, क्यू मूव, चार्ज मूव करता है, अरे हाँ है ना, चार्ज मूव करता है, तो चार्ज की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? चार्ज की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, एट एनी टाइम Q इज, मैं क्या मान लूँ? Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो Q किसके बराबर है? क्यू नॉट, टोटल है ना फुल, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। तो यहाँ रखो क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 साइन, और टाइम जब 0 है तो इसको 0 कर दो, सारा 0 हो गया, क्या बच गया? साइन अल्फा। 1 कब होता है? साइन 90, साइन अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया? 90 डिग्री π/2, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, अरे हाँ या ना। तो यहाँ से क्या आ गया? Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ गई? तो चार्ज की इक्वेशन क्या होगी? ये चार्ज की इक्वेशन क्या होगी बेटा? ये यहाँ से डिफ्रेंशिएशन से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? करंट। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। चार्ज मूव करता है, चार्ज कैसे क्या करेगा मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके बाद इफ नो लॉस oscillations are undamped, oscillation undamped कैसे? देखो मैंने इसको ना ऐसे बनाया, तो ऑसिलेशन की जो एनर्जी है वो इस टाइप से चलेगी, ये मान लो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन U मान लो, और ये टाइम, तो कोई लॉस नहीं है, तो ये चलता रहेगा, किसी टाइप का कोई लॉस नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक बराबर, ठीक है। बट एक्चुअली ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, क्योंकि लॉस तो होगा, बिकॉज एनर्जी लॉस अकर्स आफ्टर एवरी साइकिल, हर साइकिल के बाद लॉस होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी आने वाली है
वो इस टाइप से आएगी। एनर्जी को यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप से। तो इसको मैं यू बना सकता हूँ। धीरे धीरे करके एनर्जी लॉस होती जाएगी। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है बेटा, ये बात भी समझ में आ गई। एलसी ऑसिलेशन में जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी है, क्या दोनों एनर्जी का सम टाइम के इंडिपेंडेंट है? क्या दोनों एनर्जी का सम टाइम के इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? वो चेक करते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है भाई, कैसे? मैक्सिमम एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर कितनी आएगी? इलेक्ट्रिकल Q स्क्वायर बाई 2C। Q की वैल्यू क्या है? Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। अभी तो बताया था। लिख सकता हूँ? ठीक है, तो UE मेरे पास आ गया Q नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, या मैक्सिमम ना बोलो तो जस्ट इलेक्ट्रिकल बोलो आप, एट एनी टाइम। ठीक है ना, एट एनी टाइम चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ले लेंगे तो टोटल यहीं भी हो जाएगा, वहाँ तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट टी ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस कितनी आएगी मैग्नेटिक? UB हाफ LI स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है, अब हाफ LI स्क्वायर में मुझे वैल्यू पुट करनी है, किसकी? I की। तो सिंस Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, I क्या होता है? माइनस डी क्यू बाई डी टी। हाँ या ना? ठीक है, पता है ना? तो माइनस डी बाई डी टी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? I इक्वल टू माइनस क्यू नॉट कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा। हो गया? ठीक है, तो I मेरे पास क्या आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी UB इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, पुट ओमेगा स्क्वायर 1 बाई LC। अरे अभी तो पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या था? ओमेगा स्क्वायर LC या फिर ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट LC। तो UB क्या बन जाएगा? हाफ L क्यू नॉट स्क्वायर 1 बाई LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है भाई, एक L से L कैंसिल, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 3। क्या इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट आ गई, मैग्नेटिक में हाफ LI स्क्वायर, तो मैंने I निकाला यहाँ से, I की वैल्यू पुट की और ओमेगा स्क्वायर को ये पुट किया, तब जाके मेरा आंसर वही आ गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपसे कहूँ भाई टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी U क्या हो गया? दोनों का सम UE प्लस में UB। UE कितना है? क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कितना है? क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ अगर देखें क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉमन, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, जो मैंने शुरू में लिखा था। अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है ये, तो इसका मतलब साइन कोस का फंक्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, सो टोटल एनर्जी ऑफ LC सर्किट इन पैरेलल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एट एनी इंस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? कंसेप्ट है, ध्यान रखना प्रूव कैसे होता है, क्योंकि CBSE में कभी कभार पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, आया हुआ है तो ये भी कर सकते हो आप, काफ़ी इजी है, प्रैक्टिस करना बस। जो कैपेसिटर की एनर्जी डायरेक्ट आ जाएगी उसमें हाफ एल आई स्क्वायर में आई पुट करना है, dq/dt से निकाल लेंगे, माइनस dq/dt, और ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, JEE ने 2003 में पूछ लिया। क्या पूछा? इन LC सर्किट NC ऑसिलेटिंग सर्किट एनर्जी इज इक्वल इन बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर एट एनी टाइम। किसी टाइम पे दोनों की एनर्जी बराबर है। देन चार्ज ऑन कैपेसिटर एट दैट टाइम इफ Q नॉट बी टोटल चार्ज। अगर Q नॉट टोटल चार्ज है तो उस टाइम कितना चार्ज होगा बताओ। ठीक है, तो क्या करें, देखो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी Q नॉट स्क्वायर बाई 2c, टोटल चार्ज दिया हुआ है, UE टोटल मैक्सिमम। ठीक है, किसी भी टाइम पे देखा जाए तो ये टोटल जो एनर्जी होगी वो दोनों की एनर्जी का सम होगा, वो होगी Q स्क्वायर बाई 2c और वो होगा हाफ एल आई स्क्वायर। हाँ या ना? किसी भी टाइम t पे एट एनी इंस्टेंट इसके ऊपर Q चार्ज है कैपेसिटर पे, तो एनर्जी ये, इंडक्टर की ये, दोनों का सम टोटल के बराबर। ठीक है, बट गिवन है उस टाइम पे दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों की बराबर है, तो इस इक्वेशन में क्या कर दें, Q नॉट स्क्वायर बाई 2c Q स्क्वायर बाई 2c प्लस में इसकी जगह भी यही कर दो, तो Q स्क्वायर बाई 2c का डबल कर दो, 2c से 2c कैंसिल, तो Q स्क्वायर क्या आ गया Q नॉट स्क्वायर बाई 2, तो Q कितना आ गया Q नॉट बाई √2। 4 ऑप्शन थे आपके पास, ये ऑप्शन आएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, सीधा याद कर लो। अगर आ जाए तो Q नॉट बाई √2, चार्ज क्या हो जाएगा 1/√2 टाइम्स। क्लियर, ये सवाल आ गया था। ठीक है भाई, मुझे बात समझ में आ गई। इसके बाद एक बार 2011 में पूछा। क्या पूछा भाई? टू 2011 में JEE ने पूछ लिया ऑनलाइन। क्या? When energy is equally divided in both capacitor and inductor, then find the time या find this time। ये टाइम बताओ जिसके ऊपर एनर्जी बराबर होगी। When energy equally divided in both capacitor and inductor, then find this time if total charge is Q। फिर वही बात आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो, एनर्जी टोटली डिवाइड थी तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2c। अभी अभी जो मैंने किया, किसी भी टाइम पे चार्ज ये मान लें, इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टर में क्या हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, उसके ऊपर Q स्क्वायर बाई 2c, एट एनी टाइम चार्ज Q और टोटल चार्ज Q नॉट। अब आपको पता था गिवन है क्या कि दोनों की एनर्जी बराबर है, बराबर है, तो अभी अभी हमने प्रूव किया ये ऐसे, इसकी जगह भी यही रखा जाएगा तो ये इसका डबल हो जाएगा। अरे अभी तो किया। ठीक है, 2c से 2c कैंसिल, 2 नीचे, तो Q क्या आ जाएगा Q नॉट बाई √2।
हाँ या ना, ठीक है। अब अपने को निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करें, टाइम की इक्वेशन चाहिए। चार्ज और टाइम में रिलेशन था अभी, सिंस Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो Q कितना है, क्यू नॉट बाई रूट टू, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, 1 बाई रूट टू कॉस ओमेगा टी। 1 बाई रूट टू कौन से एंगल पे होता है, कॉस पाई बाई 4 45, ठीक है भाई। कॉस कैंसिल, पाई बाई 4 इक्वल टू ओमेगा टी, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो बेटा पाई बाई 4 ओमेगा क्या होता है, 1 बाई रूट एल सी। ओमेगा को 2 पाई बाई टी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एल सी ऑसिलेशन है, और एल सी ऑसिलेशन में फ्रिक्वेंसी क्या थी, 1 बाई रूट एल सी, ठीक है भाई। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू पाई बाई 4 और रूट एल सी ऊपर आ जाएगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में देख लेना कौन सा है, ये आपका आंसर। तो 2011 में तो इन्हीं के अंदर से उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस टाइप से कोई खास बात नहीं है, मेरे ख्याल से कर सकते हो। तो एल सी ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्प्ड अनडैम्प्ड एनर्जी टोटल टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और जब एनर्जी बराबर हो जाती है तो चार्ज पूछ ले किसी टाइम, उस टाइम पे या कितने टाइम के बाद होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। कंप्लीट डिटेल हमने पढ़ ली एलसी ऑसिलेशन के बारे में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।